स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, welcome to Study IQ. India, the fastest growing tourism market. अब इंडिया को क्यों बड़े बड़े होटल चेन के मालिकों ने, खासकर इंटरनेशनल होटेलियर्स ने एक सेपरेट कॉन्टिनेंट तक कह दिया है व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म? इसके पीछे कई वजहें हैं। क्योंकि अगर आप यूरोप को देखें, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट में कई सारे कल्चर्स हैं और अलग अलग देश हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं। आप इंडिया को देखिए, एक सिंगल कंट्री है और उस एक सिंगल कंट्री में हर राज्य का अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक अलग रहन सहन है, खाना पीना है, बोली है, भाषा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक कॉन्टिनेंट है। तो क्यों इस समय टूरिस्ट मुगल्स ये कह रहे हैं कि इंडिया को हम एक सेपरेट कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए? इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में आने वाले टूरिस्ट अलग अलग तरह की चीजें देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इंडिया से जो टूरिस्ट बाहर जाते हैं उनके भी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे यूएस जाते हुए, कनाडा जाते हुए, माइग्रेट करते टाइम। आप वेस्ट इंडिया जाएंगे, महाराष्ट्र साइड से जाएंगे तो आपको यूरोप जाते हुए लोग दिखाई देंगे घूमते हुए। अगर आप केरला देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सबके प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं, जिस रीजंस की वजह से इंडिया को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। तो इसी के ऊपर एक चर्चा करते हैं कि कैसे अपने टूरिज्म मॉडल को हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर की तरह हम टैप कर सकते हैं बाय 2030 एंड बाय 2047। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। तो इकोनॉमी और टूरिज्म को रिलेट करके थोड़ा हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ नंबर्स, जो नंबर्स थोड़ा आपको हैरान करेंगे, शायद थोड़ा खुश भी कर दें। देखो, सबसे पहली बात कि जब 1960s की अगर बात करें, जो हमारे पास पहला अवेलेबल डेटा है, तो दिखाई देता है कि लगभग 1 लाख या 1.25 लाख टूरिस्ट के आसपास इंडिया आते थे, घूमते थे, पूरा मिला जुला के, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। 2024 में आते आते ये नंबर लगभग 17 मिलियन, अगर आप समझें तो 1.7 करोड़ पीपल आर नाउ कमिंग एंड रोमिंग अराउंड इन इंडिया। हमारा टारगेट है कि बाय 2047 100 मिलियन पीपल शुड कम टू इंडिया ईयरली। मतलब डोमेस्टिक प्लस फॉरेन टूरिज्म मिला के 100 मिलियन पीपल शुड ट्रैवल ईयरली। मतलब 10 करोड़ लोगों का टारगेट है हमारा। एंड दैट्स वाई हमारा जो ग्रोथ फैक्टर है वो लगभग 800 गुने से ज़्यादा का है। ये तो हम पूरा का पूरा मिला के बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट की, सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट की, तो 2030 तक ये इकोनॉमी हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर और भी है कि इंडिया के डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी हमारे लोकल घुमंतू लोग भी बढ़े हैं। इंडिया के डोमेस्टिक टूरिस्ट ने फॉरेन ट्रैवलर्स को आउट परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग अराउंड इन इंडिया। सो इंडिया सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, एक टूरिस्ट पावर हाउस बन के उभरा है। और इसीलिए इंडिया को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है। अब इसके इकोनॉमिक क्या इंप्लीकेशन, आउटकम होंगे, क्या हमें सुधार करने की जरूरत है, सबसे पहले तो साफ सफाई की, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर ये चर्चा से आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन होता है और आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का अगस्त बैच की एडमिशंस ओपन है और इस एडमिशन ओपनिंग के साथ साथ सेल भी ओपन है। तो अगर आप यूज करेंगे कोड HS लाइव को, तो इस सेल में आपको प्लैटिनम बैच मिलेगा सिर्फ 16,999 में। लोएस्ट ऑफर, ईयरली लोएस्ट ऑफर है ये, कि ये एक एंड ऑफ सीजन सेल है 2026 वालों के लिए, जो भी 2026 2027 को टारगेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और NCERTs भी फ्री मिलेंगी। यानी कि आपके प्रीलिम्स की व्यवस्था भी हो जाएगी और मेंस के 500 मार्क्स, जिसमें से आपको 335 जैसा हाई स्कोर देखने को मिलता है, वो ऑप्शनल भी मिल जाएगा। आपको रटना नहीं पसंद है तो ऐसा ऑप्शनल भी है ये। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शेयर करना है मेरे साथ। जस्ट गो टू हिप्पोनॉमिक्स ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और रीच आउट करिए मेरे को अपने डाउट्स के साथ, या फिर अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा ईजी करना है अपने लिए और थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी हियर on Hipponomics, or you can write to me on rishabh.singh@studyiq.com. So we will meet in the class. I'll be waiting for all of you. तब तक आगे बढ़ते हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ। तो देखिए, भारत की जो सभ्यता है वो लगभग 5,000 साल पुरानी है।
और जब से ये घुमंतू लोग, ये ट्रैवलर्स दुनिया भर में हैं, भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसकी मिस्टीक, जिसकी मिस्टीरियसनेस, जिसका फिलॉसफी और जिसका वासुदेव कुटुंबकम जैसा फिलॉसफी सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पहले कभी हिंदुइज्म की वजह से, बुद्धिज्म की वजह से, जैनिज्म की वजह से, और बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ जीडीपीज एंड ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, हम देखते हैं कि 1600 साल पहले भी फाहियान इंडिया आ चुके हैं और इंडिया घूम चुके हैं और अपनी राइटिंग्स में लिख भी चुके हैं। इसीलिए ग्लोबल सीईओज कहते हैं दैट इंडिया इज अ मेमोरी फॉर लाइफ, और इंडिया है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर टूरिज्म ऑन द प्लैनेट। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो आज से नहीं, तकरीबन 399 एडी से अगर बात की जाए, तब से इंडिया में, और उसके पहले से भी लोग आ जा रहे हैं, कभी इन्वेडर बन के, कभी रहने को बन के, लेकिन आ तो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए फाहियान आते हैं सबसे पहले, वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड टूरिस्ट, और वो कहाँ आते हैं? चाइना से इंडिया। इसी के साथ साथ 1960s में इंडिया टूरिज्म को सीरियसली लेना शुरू करता है, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट बनता है, और 2000 में लॉन्च होता है एक कैंपेन जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। और 2024 आते आते, मतलब लास्ट ईयर तक, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट बन जाता है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में इनकम वृद्धि भी हो रही है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ा है, तो इसीलिए इंडिया बन जाता है फोर्थ लार्जेस्ट टूरिस्ट हब, डोमेस्टिक टूरिस्ट हब। तो इकोनॉमिक थ्योरी की अगर बात की जाए तो डेविड रिकार्डो कहते हैं कि कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से कोई देश अपने कुछ सर्विसेज और गुड्स को बेहतर कर सकता है। जैसे इंडिया के पास क्या एडवांटेज है? इंडिया हैज द सॉफ्ट पावर, एंड ऑल्सो इंडिया के पास एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं कल्चर, एंशियंट कल्चर, जो चलता आ रहा है पिछले 5000 साल से, और लोग बहुत ज्यादा इस कल्चर को समझने और जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, तो इसको हम टैप इन कर सकते हैं। ग्लोबल जाइंट्स क्यों कह रहे हैं इंडिया को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट की तरह देख रही है। अब जैसे होटल चेन्स है, वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन पीपल, यानी अब ट्रैवलर पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन जो लोग आते जाते हैं, और इस टूरिज्म मार्केट को सब कोई टैप इन करना चाहता है। प्लस इंडिया की मीडियन एज जो है, जो ट्रैवलिंग मीडियन एज है, वो अराउंड 28 साल के आसपास है, 28 ईयर्स, और ये दुनिया भर की मीडियन एज से 10 साल कम है। यानी कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो कमा भी रही है और घूमना भी पसंद कर रही है। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर लगभग 36 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसका सबका अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड चॉइसेस, अलग अलग लैंग्वेज, ये सब कुछ देखने के लिए टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास 22 हैं ही, विथ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड अ लॉट ऑफ कल्चर, फोक डांस, ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ इंडिया में आपको एक देश में मिलता है। एक पासपोर्ट पे आपको इतना वैरायटी, इतना डाइवर्सिटी और कहीं नहीं मिलने वाला, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ। इकोनॉमिक एक्सप्लोजन की अगर बात की जाए तो लगभग 42 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है टूरिज्म का इन द इंडियन इकोनॉमी बाय 2035। 42 ट्रिलियन डॉलर, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, सर्विसेज का नंबर है। अगर इतना पैसा आ गया इंडिया में तो जीडीपी तो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज करेगी ही करेगी। अब बात ये होती है कि 42 ट्रिलियन का मतलब है कंट्रीब्यूशन टिल 2035। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 42 ट्रिलियन डॉलर। आज से अगर हम 2025 से 35 तक, यानी अगले 10 साल का टारगेट देखें, तो 42 ट्रिलियन डॉलर तक आपको टूरिज्म कंट्रीब्यूट कर सकता है, फॉरेन प्लस डोमेस्टिक मिला के। इससे ये समझ में आता है कि हर एक रुपया जो खर्च करता है एक ट्रैवलर इंडिया में, उससे इकोनॉमी को 1.85 रुपीज का फायदा होता है, यानी कि 0.85% आपको एक्स्ट्रा इनकम या मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है। डायरेक्ट इंपैक्ट अगर देखा जाए तो होटल चेन्स बढ़ती हैं, टूर ऑपरेटर्स, टूरिज्म बढ़ता है, इवन मेडिकल टूरिज्म इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, वो बढ़ता है। और इनडायरेक्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है, वहाँ ज़्यादा लोगों को अब आप जॉब्स एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके बस ऑपरेटर हुए, फूड सप्लायर्स हुए, छोटे कैंटीन्स हुए, कैफेज हुए, ठीक है, इवन नए होटल्स बनेंगे तो कंस्ट्रक्शन हुआ,
तो इन सारे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फायदा होगा। और इसके साथ साथ हाउस होल्ड की जो आपकी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो टूरिज्म वर्कर की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी सर्कुलर इकोनॉमी को फायदा होगा, मतलब मल्टीप्लाइंग ऑफ मनी, मनी वेलोसिटी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो करंट जीडीपी में आपके टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन लगभग 5% के आसपास है, और 8 करोड़ के आसपास जॉब आपको टूरिज्म सेक्टर में इस समय दिखाई देती है। बाई 2035 हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 64 मिलियन पीपल विल बी एम्प्लॉयड एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे नए तरह के टूरिज्म। अब जैसे आप देखते होंगे कि पहले नहीं होता था इतना, बट अब है मसाज चेयर्स आपको कई जगह दिख जाएंगे, आपको दिखाई जाएगा वर्चुअल रियलिटी वाला, आप ग्लास लगा के घूम सकते हैं, टूरिज्म और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और ये वो। इसी तरह ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, क्योंकि 20% से हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये सब बात ये नहीं है कि मनी वेलोसिटी, मनी मल्टीप्लायर या जीडीपी की बात है, बल्कि साथ साथ बात इस बात की भी है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खासकर सर्विस सेक्टर में और लो स्किल्ड सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो लोगों के पास इनकम थोड़ा ज़्यादा आएगी। अगर हम डोमेस्टिक डोमिनेंस की बात करते हैं तो इंडिया के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, जो इंडिया के डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, वो जो फॉरेन से टूरिस्ट आ रहे हैं उससे 140 टाइम्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में। डोमेस्टिक टूरिस्ट अराउंड 2.5 बिलियन टूरिस्ट हर साल इंडिया में घूमते हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट 17.7 मिलियन 2024 का डेटा है। अब इसके पीछे बहुत वजहें हैं, जैसे कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हैं इंडिया को लेके, थोड़ा साफ सफाई का दिक्कत है, हाइजीन का दिक्कत है, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न्स रहता है फॉरेन टूरिस्ट को, उसको हमें हेड ऑन लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कर सकते कि इनको क्या पता है, नो 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 नो, वी विल हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एक सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो जो वासुदैव कुटुंबकम की जो हमारी फिलॉसफी है उसको हम ऑन ग्राउंड दिखा सकें, सिर्फ वो कागजी बात ना रह जाए, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत हमें भी है और सरकार को तो है ही। डोमेस्टिक स्पेंडिंग इज अराउंड 15.5 ट्रिलियन और इंटरनेशनल स्पेंडिंग इज अराउंड 3.1 ट्रिलियन। और ग्रोथ रेस की बात अगर की जाए तो डोमेस्टिक टूरिस्ट 20% CAGR और इंटरनेशनल टूरिस्ट लगभग 8 से 10% एनुअली ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक, तो अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात की जाए तो उसमें यह होता है कि जब डुअल गैप होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से डोमेस्टिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गैप को भरा जा सकता है। बट इंडिया एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म फ्यूल कर रहा है ग्रोथ को, ना कि इंटरनेशनल टूरिज्म। अभी भी इंटरनेशनल टूरिज्म अपने पीक पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है जितना डोमेस्टिक टूरिज्म कर रहा है। इट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये जो टूरिज्म या इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड थ्योरी है इससे बिल्कुल विपरीत आपको दिखाई देता है। हाँ, तो इसी डोमेस्टिक टूरिज्म के पैसे का इस्तेमाल करके हम वैल्यू एडेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं लोगों को कि भारत की जो छवि है इंटरनेशनल मार्केट में वो बेहतर हो सके, थोड़ी साफ सुथरी हो सके। ठीक, वही अगर देखा जाए इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं वो भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है। IT सेक्टर में जॉब है, सर्विसेज सेक्टर में जॉब है, यूथ इज़ डूइंग गुड, आपके पास अनऑर्गेनाइज लेवल पे काफ़ी सारे जॉब्स है, तो इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। अगेन इंडियंस आर वन ऑफ द टूरिस्ट जिनका जो थोड़े इनफेमस हो गए हैं बाहर जाके, लेकिन हाँ, हमें अपने अंदर वो सिविक सेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनली ग्लोबली जो नंबर्स आए हैं उनके हिसाब से 2030 तक $410 बिलियन तक इंडियंस स्पेंड करेंगे अपने फॉरेन टूरिज्म में, और वहाँ जाके एक्सप्लोर करने में, वहाँ के कल्चर को सीखने में, अमलगमेट करने में अपना कल्चर वहाँ पे। और देखा जाए तो 2019 में जो $150 बिलियन की स्पेंडिंग थी फॉरेन टूरिज्म में, 2030 तक 410 होने वाली है, मतलब लगभग 3 गुना इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन डेस्टिनेशन की तरफ जाने में, 3 टाइम्स इंक्रीज। रीजनल ट्रैवल प्रेफरेंसेस की अगर बात करें कि कौन से लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग US कनाडा यहाँ प्रेफर करते हैं, केरला में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में जाना, महाराष्ट्र में लोग प्रेफर करते हैं यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ ट्रैवल करना, एडवेंचर की तरफ जाना, और तमिलनाडु में जहाँ पे कल्चरल क्लोजनेस है जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इस तरह से आपको ट्रैवलर बिहेवियर और माइंडसेट भी दिखाई देगा कि अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग जगह जाना पसंद करते हैं। अब क्यों ना ऐसे देश को एक कॉन्टिनेंट
बोला जाए। तो बात तो सही है आपकी। इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे दुबई, सिंगापुर या आपके दुबई, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसी कंट्रीज ने इंडियन टूरिस्ट को, क्योंकि उनकी अर्निंग पोटेंशियल और परचेसिंग पावर बढ़ी है, तो उनको टैप इन करने के लिए कैसे उन्होंने एक्सेसिबल बनाया है इंडियंस के लिए अपने देश को। जैसे दुबई ने फ्लाइट शुरू की। अब क्योंकि दुबई में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो इंडियन डायस्पोरा है, जिसकी वजह से वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स खुले, हिंदी स्पीकिंग, मलयाली स्पीकिंग पीपल वो लोग बढ़े। तो एक तरह से लोकल जैसा इन्वायरमेंट फील देने की कोशिश की जाती है ताकि इंडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। और इसीलिए दुबई के लार्जेस्ट टूरिस्ट जो हैं वो इंडियंस ही होते हैं। द लार्जेस्ट लेजर मार्केट ऑफ दुबई, अगर लार्जेस्ट टूरिस्ट की, इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें तो वो इंडिया से ही जाते हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बॉलीवुड का सॉफ्ट पावर दिखाई देगा, क्योंकि डीडीएलजे वहाँ पे शूट हुई थी। आज भी आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा की एक मूर्ति लगी हुई है, और उसकी वजह से स्विट्जरलैंड आज भी भारतीयों में एक वन ऑफ द फेवरेट्स बना हुआ है। और इस बात को जानते हुए स्विट्जरलैंड ने बॉलीवुड और उससे रिलेटेड कई सारी छोटी छोटी सांकेतिक, कहीं मूर्ति लगाई गई है, कोई छोटे से म्यूजियम है, कई जहाँ पे शूटिंग हुई है डीडीएलजे की या और पिक्चर्स की, वहाँ उसको प्रिजर्व किया गया है। और कई सारे रियायतें दी जाती हैं इंडियन फिल्म्स को स्विट्जरलैंड में। तो इसीलिए टॉप 10 में बना हुआ है स्विट्जरलैंड, आज भी ड्रीम डेस्टिनेशन है इंडियंस का। और अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड तो गो टू चॉइस है कि पहली जगह अगर किसी को फॉरेन अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना है तो वो थाईलैंड जाना ही प्रेफर करता है। और इस बात को थाईलैंड ने यूज़ किया है अपने टूरिज्म को इंडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए, बॉलीवुड कोलैबोरेशन करके, इंडियन वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड्स प्रोवाइड करके, अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करके, ईजी फ्लाइट्स प्रोवाइड करके कनेक्टिविटी बढ़ाई है। 15 से ज़्यादा शहरों से कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की थाईलैंड को। तो इस तरह से थाईलैंड बन जाता है नंबर 1 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस, क्योंकि जिसका भी फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए तो वो हमेशा ज़्यादातर लोगों का थाईलैंड रहता है। तो इस तरह से हम भी अपने देश को, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग देशों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें। तो एक बार कोई आएगा तो देश घूमे तो जाएगा ही, है कि नहीं। तो 2047 विजन की अगर बात की जाए तो $3 ट्रिलियन की हमको अपनी टूरिज्म ड्रीम कंप्लीट करनी है। ठीक है, टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ 3 ट्रिलियन। आज हमारी इकोनॉमी कितनी है साल की? $4.1 ट्रिलियन। 2047 तक 3 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ हमको टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाना है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिला के। इससे 20 बिलियन डोमेस्टिक ट्रिप्स बढ़ेंगी और 200 मिलियन टूरिज्म जॉब्स क्रिएट होंगी बाय 2047 एंड इट विल सॉल्व द एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज कर सकते हैं और एआई पावर्ड एप्स दे सकते हैं। जैसे टूरिस्ट सेंटर होते हैं ना, टूरिस्ट हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं हर आपके एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे हम उनको एप्स दे सकते हैं ताकि वन ऐप विल हैव एवरी सिंपल, जैसे जोमेटो या ऊबर, ये छोटे मोटे जो ऐप्स हैं आपके जो डेली लाइफ उन सुगम और सरल बना सकते हैं टूरिस्ट की, वो सारे सिंगल ऐप में आप प्रोवाइड कर सकें। ब्लॉकचेन, जैसे इंडियन टूरिस्ट को अब यूपीआई का एक्सेस मिलता है, यूपीआई लाइट और यूपीआई का एक्सेस एज अ पेमेंट वॉलेट मिलता है। ये हम और थोड़ा ज़्यादा इसको अवेयरनेस इसके लिए बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आईओटी डिवाइसेस का इंस्टॉल करना ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, और वर्चुअल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो जाए फॉरेन टूरिस्ट का इंडिया में, नहीं तो वो करेंसी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज अ ह्यूज इशू। और अगर सस्टेनेबिलिटी प्रॉमिस की बात की जाए तो हमें थोड़ा सस्टेनेबल ट्रैवल टूरिज्म, साफ सफाई की ज़रूरत है कि कहीं कोई कचरा ना फेंक रहा होगी। प्लास्टिक, आप देखते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल्स लोग पानी पीते हैं और सड़क पे फेंक के आगे चले जाते हैं, चिप्स खाते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? और अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार सोचिए कि आप अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं, तो कोई बाहर से आके देखेगा कि अगर आप अपने घर को गंदा करेंगे तो कोई बाहर वाला क्यों आना चाहेगा आपके घर में। तो ये चीज़ आपको सोचनी होगी। इसके साथ साथ कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, मतलब बॉटम्स अप अप्रोच लेके इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन टूरिज्म सेक्टर। हेरिटेज प्रिजर्वेशन कि लोग, जैसे आप देखते होंगे ना कि पुरानी जो इमारतें हैं वहाँ लोग पत्थर से घिस के नाम वाम लिख देते हैं, दिल विल बना देते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारी ही अमानत है। और इसके साथ साथ ये जो बेनिफिट हो वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सबके बीच में। ऐसा नहीं है कि जो फिर से एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही हो टूरिज्म सेक्टर में भी।
तो हम ये देख सकते हैं कि 1600 साल पहले जो जर्नी, पहली डॉक्यूमेंटेड जर्नी शुरू हुई फ्रॉम फाहियान टू इंडिया, आज वो इंडियन स्टोरी ना सिर्फ एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि हमारी फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव को भी आगे लेके आती है। ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के लिए टूरिस्ट नहीं चाहते, बल्कि हम साथ ही साथ इसको एज अ सॉफ्ट पावर एंड वी कैन यूज इट टू बिल्ड ब्रिजेस, बर्न द हैचेट्स with the people around the world and create a society that is sustainable and that thinks India first. So जय हिंद एवरीवन। कैसा लगा आपको ये वीडियो? डू लाइक, शेयर दिस। आपके क्या कमेंट है, सजेशन है, आप जरूर लिखें अपने कमेंट सेक्शन में। वी विल मीट इन द क्लास, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच में एडमिशंस चालू है और साथ ही साथ आपकी एंड ऑफ सीजन सेल भी चालू है। तो अगर आपने अभी तक अपने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है तो अपनी आईडी तुरंत, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें शेयर करें, ताकि आपको प्लैटिनम बैच में 16999 में एडमिशन मिल सके, जहां आपको एनसीईआरटी प्लस टेस्ट सीरीज कवरेज भी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का कवरेज भी रहे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।